हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जो कि हमने ऑलरेडी आपको इस चैप्टर का 4 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो चारों वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दी है। अभी तक के केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इस चैप्टर का आज हम देने वाले हैं आखिरी लेक्चर, या कह सकते हो लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम समझेंगे कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है। इसके पहले हमने आपको वीडियो लेक्चर 4 में वीडियो लेक्चर 4 में हमने आपको बताया था कि वर्नर सिद्धांत क्या होता है। उससे पहले हमने आपको VVT सिद्धांत यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत को भी बता दिया है। और एक बात याद रखिएगा, यूपी बोर्ड एग्जाम में ये तीनों ही सिद्धांत किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं, चाहे आपका VVT सिद्धांत हो, चाहे आपका वर्नर सिद्धांत हो, या चाहे आपका CFT सिद्धांत ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वीडियो को या कह सकते हैं कि टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और वीडियो जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेलिंग साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, समझते हैं कि आखिर CFT होता क्या है। ये जो आप पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आखिर इस थ्योरी को दिया किसने है? 2 साइंटिस्टों ने इस थ्योरी को दिया था। पहले साइंटिस्ट कौन है? हेंस बेथ, और दूसरा साइंटिस्ट है JH वैन ब्लेक। यहाँ पे वैन ब्लेक है, ना कि ब्लैक। ब्लैक मत पढ़िएगा, आधा व लिखा हुआ है तो उसको हम ब्लैक पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने है? अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, या वैसे पूछा तो नहीं जाएगा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, फिर भी अगर आपसे कोई टीचर आपके पूछ रहे हैं कि आखिर CFT सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको याद होना चाहिए 2 साइंटिस्टों ने मिलके CFT सिद्धांत को दिया था। पहले साइंटिस्ट का नाम था क्या? पहले साइंटिस्ट का नाम था हेंस बेथे, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था JH वैन ब्लैक। ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या दिया था? CFT थ्योरी को दिया था। उसके बाद आखिर ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता क्या है? देखो, VVT सिद्धांत की अगर बात की जाए, संयोजकता आबंध सिद्धांत की बात की जाए, तो संयोजकता आबंध सिद्धांत आपको चुंबकीय गुण दर्शा सकती थी। जबकि अगर हम बात कर ले यहाँ पे CFT की, CFT क्या करता है? CFT भी चुंबकीय गुण को दर्शाता है, लेकिन ये चुंबकीय गुण के साथ साथ जो भी आपके उपसंयोजन यौगिक होंगे उनके रंग को भी बताएगा, और ना केवल रंग को बताएगा बल्कि ये स्पेक्ट्रम को भी बताता है। ये जो स्पेक्ट्रम्स बनते हैं आपके फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम्स बनते हैं, लाइनें बनती हैं। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या करती है और रंग की भी व्याख्या करती है। साथ ही साथ ये चुंबकीय गुण तो प्रदर्शित कर ही रहा है। तो आपको अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत और CFT यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में अंतर क्या है, तो आप यहाँ से अंतर भी बता सकते हैं। दोनों में अंतर यह है कि जो VVT सिद्धांत है वो केवल उपसंयोजन यौगिकों का चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, लेकिन CFT क्या करता है? चुंबकीय गुण यानी कि मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी होता है वो तो दिखाएगा ही, साथ ही साथ जो संकुल यौगिक होंगे उनके रंग को भी प्रदर्शित करेगा और स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या करेगा। तो आप लिख सकते हैं क्या? इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिक यानी कि जो उपसंयोजन यौगिक होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे, उनके निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। CFT सिद्धांत का सीधा मतलब यह है कि इससे आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रंग बता सकते हैं, स्पेक्ट्रम बता सकते हैं और चुंबकीय गुण को प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका निर्माण कैसे हुआ ये भी बता सकते हैं। क्लियर हो गया? अब समझते हैं कि आखिर इसको CFT ही क्यों कहा गया, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ही क्यों कहा गया। इसका रीजन सुनिए। प्रारंभ में इसे केवल आयनित क्रिस्टलों पर ही लागू किया गया था, यानी जितने आयन वाले क्रिस्टल्स थे उन पर ही इन नियम को लगाया गया था। इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए
इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि CFT या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। ये समझ में आ गया कि CFT दिया किसने है और CFT का जो थ्योरी है वो आखिर क्या कहता है और क्या कारण है कि इसको CFT कहा जाता है। ये 3 चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली है, ठीक है। पहले ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आप समझते हैं कि आखिर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आखिर CFT यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की अवधारणाएं क्या क्या होती हैं। पहले आप हेडिंग डालेंगे कि इस सिद्धांत की अवधारणाएं निम्नलिखित होती हैं। पहली अवधारणा क्या है, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा फोकस होकर समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं शायद वो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। पहला पॉइंट ये कहता है कि जो एक संकुल यौगिक होगा, यानी जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है या केंद्रीय धातु आयन होता है, उसके चारों ओर से घिरे विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। यानी जो भी आपका पूरा उपसंयोजन यौगिक पाया जाता है उसमें जो सेंट्रल मेटेलिक एटम होगा, सेंट्रल मेटेलिक एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होता है वो पूरी तरह से लिगेंड से घिरा होता है। ऑलरेडी हमने इसकी चर्चा जब लिगेंड के बाद हमने लेक्चर लिया था आपके बीबीटी का, उसमें ही बता दिया था। अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने कोई उपसंयोजन यौगिक ले लिया K3FeCN6, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो Fe आपको दिख रहा है, फेरस जो दिख रहा है, यही क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है ये हमने बता दिया। अब ये जो Cn दिख रहा है यही आपका क्या होगा, लिगेंड, ठीक है। अब लिगेंड जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड से जुड़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपसंयोजन संख्या कहते हैं, उपसंयोजन संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये 6 बॉन्ड यानी कि 6 Cn से जुड़ा होगा। केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड, लिगेंड क्या है यहाँ पे, साइनाइड है। अब साइनाइड कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, फेरस से 6 बॉन्ड से। कैसे जुड़ेगा, देखो मान लो यहाँ पे आपका हमने ले लिया सेंट्रल मेटेलिक एटम यानी कि Fe आपका हम लेते हैं प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कह रहा है कि जो साइनाइड है उसकी संख्या 6 है, यानी कि Fe से साइनाइड कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, 6 बॉन्ड से जुड़ेगा। तो यहाँ से साइनाइड को 6 बॉन्ड से जोड़ देते हैं, ठीक है। साइनाइड को 6 बॉन्ड से जोड़ेंगे, यहाँ पे हम Fe को लिख देंगे प्लस में। उसके बाद फेरस से साइनाइड 6 बॉन्ड से जुड़ जाएगा, 6 बॉन्ड से जुड़ेगा। तो यहाँ पे Cn 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 और इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये जो फेरस आपको दिख रहा है ये हमने बताया क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। अब देखो जो हमें पहले अवधारणा में कहा गया है वही चीजें हमने यहाँ पे आपको बताई है। कहा गया है जो भी संकुल यौगिक होगा, अब ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है, एक संकुल यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ये जो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होते हैं, इस केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जो है चारों तरफ से जुड़ा होता है, या कह सकते हैं लिगेंडों के समूह से या आपका केंद्रीय धातु परमाणु घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय धातु परमाणु लिख दिया, उसके बाद लिगेंडों के समूह से हमने इसको पूरी तरह से घेर दिया है, ठीक है। इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में कर लेंगे और मान लीजिए ये जो आपका K3 है ये K3 प्लस में है तो यहाँ पे -3 लग जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फेरस अगर प्लस में है, फेरस प्लस में है तो यहाँ पे ये साइनाइड क्या हो जाएंगे, सब माइनस हो जाएंगे। और वैसे भी अगर आप देखेंगे साइनाइड हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी आयंस जो हैं वो ऋणात्मक लिगेंड के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। हमने आपको जब लिगेंड डिटेल में पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। तो ये जो साइनाइड है ये ऋणात्मक लिगेंड के अंदर आता है, यानी कि Cn अगर कहीं पे आपको दिखेगा तो समझ जाइएगा कि ये आवेश के आधार पे लिगेंड के प्रकार की बात हो रही है और वो भी दूसरे प्रकार की बात हो रही है। क्लियर हो गया। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। पहले पॉइंट के नीचे आप इस एग्जांपल को लिख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी केंद्रीय धातु आयन या परमाणु होगा
वो लिगेंड के बीच आकर्षित होता है या आकर्षण को महसूस करता है। कैसे महसूस करेगा? अभी फिजिक्स में हमने जब कूलाम का नियम पढ़ा था तो वहां पे समझा था कि जो प्लस और माइनस चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो फेरस है, ये फेरस ही तो केंद्रीय धातु परमाणु है। अब फेरस क्या करेगा, इस साइनाइड को आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि फेरस के पास प्लस चार्ज है जबकि साइनाइड के पास माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगता है। ये सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। दो पॉइंट्स हमने देखे सीएफटी का यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। पहला पॉइंट ये बोलता है कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उससे लिगेंड क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड चारों तरफ से घेरे होते हैं। सीधा ये पॉइंट है, वो हमने एग्जांपल से समझ लिया। सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो भी केंद्रीय धातु आयन या परमाणु होता है ये क्या करते हैं, ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं ये भी हमने बता दिया, क्योंकि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होगा ये प्लस चार्ज दिखाता है और जो लिगेंड होता है वो माइनस चार्ज दिखाता है, और माइनस और प्लस चार्ज एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। क्लियर हो गया? ये दोनों पॉइंट्स पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके अगले पॉइंट्स को देखते हैं, यानी कि तीसरी अवधारणा क्या है ये देखते हैं। तो आप देखते हैं कि तीसरी अवधारणा क्या है, सीएफटी की तीसरी अवधारणा क्या कहती है कि जो लिगेंड होगा, लिगेंड के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर जो धातु आयन होता है उसके डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। इस पॉइंट को सीधे सीधे कहा यह गया है कि जो भी लिगेंड होगा, सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं K4FeCN6, ठीक है। अब यहाँ पे लिगेंड क्या है, ये जो छोटे ब्रैकेट में है, तो ये जो लिगेंड है ये जब भी केंद्रीय धातु परमाणु के ओर बढ़ता है या अग्रसर होता है तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु में डी कक्षक प्रेजेंट होंगे, डी कक्षक उपस्थित होंगे। इस डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो जाती है, ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। कैसे होती है, कैसे किसी के डी कक्षक में की ऊर्जा में वृद्धि होगा, यही पॉइंट कहा गया है कि जो भी लिगेंड है, अगर ये लिगेंड इस केंद्रीय धातु परमाणु की ओर जाने लगे या केंद्रीय धातु परमाणु की ओर बढ़ने लगे तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा इसके डी कक्षक में S और P कक्षक में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जब भी इसके D कक्षक की बात आएगी तो इसके D कक्षक की ऊर्जा जो है वो बढ़ने लगती है। इसको हम बना के देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, D कक्षक दिया गया है, ठीक है। अब D कक्षक या D जो ब्लॉक होता है, D ब्लॉक में कितने कक्षक पाए जाते हैं, 5, 2, 3, 4, 1, 5, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, D कक्षक हो गया, ठीक है। अब डी कक्षक के ऑर्बिटल्स के नाम क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो ऑर्बिटल होगा इसका नाम होगा एक्स वाई, दूसरा ऑर्बिटल का नाम होगा वाई जेड, उसके बाद जेड एक्स, जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया डी कक्षक के पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं डी ब्लॉक के, या कह सकते हैं जो आपका डी कक्षक है इसके पांचों ऑर्बिटल्स के नाम। पहले ऑर्बिटल का नाम होता है एक्स वाई, दूसरे का वाई जेड, तीसरे का जेड एक्स, चौथे का जेड स्क्वायर और पांचवे का एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया किसी भी डी ब्लॉक के कक्षकों का नाम, ठीक है। अब इसकी ऊर्जा में वृद्धि कैसे होगी, यहाँ पे हम एक और डी ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। ये एक और डी ब्लॉक हमने बना लिया, इसमें 5 कक्षाएं होती हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसकी कक्षाएं भी वही होंगी, इसका भी नाम वही होगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं डी कक्षक। नाम इसका यही होगा एक्स वाई, वाई जेड, जेड स्क्वायर, सॉरी जेड एक्स और उसके बाद जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके डी कक्षकों के नाम।
अब जब भी आप किसी एक डी कक्षक को देखेंगे और इसकी ऊर्जा में मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। क्लियर हो गया। यही इस पॉइंट में बोला गया है कि जब भी कोई लिगेंड अगर केंद्रीय धातु परमाणु की ओर बढ़ता है तो उस केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। क्यों होती है ये भी हमने बता दिया। ये आपका डी कक्षक है। डी कक्षक में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स के नाम क्या क्या है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब भी एक कक्षक से दूसरे डी कक्षक में देखेंगे, जब भी लिगेंड के या कह सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक को देखेंगे तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती हुई दिखेगी। अब कुछ बेसिक चीज जो आपको पता होना चाहिए, एस ऑर्बिटल की अगर हम बात कर लें, एस ऑर्बिटल की अगर बात कर लें तो इसमें एक कक्षा होती है, इसको याद रखिएगा। पी ऑर्बिटल की बात कर लें, इसमें 3 कक्षाएं होती हैं। डी ऑर्बिटल में 5 कक्षाएं और एफ ऑर्बिटल की अगर बात की जाए तो इसमें 7 कक्षाएं पाई जाती हैं। 7 इसमें कक्षक पाए जाएंगे। ठीक है। अब कक्षक का मतलब क्या होगा, ये जो एक आपको बॉक्स दिख रहा है इसी को कक्षक बोला जाता है। एक बॉक्स में याद रखिएगा हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। एक सीधे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा प्रवेश करता है, इसको याद रखिएगा। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लेक्चर में डिटेल में 2 घंटे के अंदर आपको बताया हुआ है। अगर आप वहां पे नहीं देखना चाहते हैं तो यहीं पे समझ लीजिएगा। बेसिक चीजें याद रखिए। एस ब्लॉक जो होता है, एस ऑर्बिटल जो होता है इसमें 1 कक्षक होगा। पी ऑर्बिटल में 3 कक्षक, डी में 5 और एफ में 7 कक्षक होते हैं। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, एस में 1 कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक है तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 कक्षक है तो 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 7 कक्षक है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। इसका दुगुना कर दीजिएगा, जितने कक्षक उसके दुगने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। 1 कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 कक्षक तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 कक्षक तो 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि चौथा पॉइंट क्या बोलता है। चौथे पॉइंट में किसी एग्जांपल की जरूरत नहीं है, ये आप थ्योरी से ही समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट बोलता है कि जो भी डी कक्षक होगा, जो भी केंद्रीय धातु परमाणु का डी कक्षक है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि तो हो रही है, वृद्धि तो होगी, लेकिन ये समान रूप से नहीं होगी। यानी किसी कक्षक में वृद्धि होगी और किसी कक्षक में वृद्धि नहीं होगी। ये कैसे पता चलेगा कि डी ऑर्बिटल्स के 5 कक्षक में से किस कक्षक में वृद्धि हो रही है? तो ये हमें आपका कौन बताता है, ये हमें लिगेंड बताएगा। लिगेंड ये चूज करेगा कि उसको डी कक्षक के कौन से कक्षक की ऊर्जा को बढ़ाना है, कौन से कक्षक के ऊर्जा को तेज करना है। अब देखो पूरा पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं। डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से कभी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन्हीं कक्षाओं की ऊर्जा में वृद्धि होगी जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं। अब ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। अभी हमने ये बोला कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु की डी कक्षक होंगी उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, लेकिन अगले पॉइंट में सीएफटी सिद्धांत ये कहता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु की डी कक्षाएं होंगी उनकी ऊर्जा तो बढ़ रही है लेकिन समान रूप से नहीं बढ़ेगी, केवल उन्हीं कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ेगी जो लिगेंड्स के मार्ग में आ रहे हैं। यानी लिगेंड चाहता है कि जो मेरे रास्ते में आ रहा है उसको हम ज्यादा ऊर्जा देके हटा दें ताकि हम आसानी से केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ पहुंच सकें। क्लियर हो गया? ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरी से ही आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर सीएफटी का आखिरी जो अवधारणा है, आखिरी जो इसकी थ्योरी दी गई थी उसको समझते हैं। तो आखिरी अवधारणा क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच प्रतिकर्षण होता है। अभी आपको बोला था सेकेंड पॉइंट में कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होता है या लिगेंड होते हैं उनके बीच आकर्षण होता है। अब अगले पॉइंट में ही हम बोल रहे हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच प्रतिकर्षण होता है। इन दोनों पॉइंट्स में अंतर क्या है? दोनों पॉइंट्स को अंतर पहले समझते हैं। जैसे हमने क्या लिया था, Fe, और इससे हमने 6 साइनाइड को जोड़ दिया था। ठीक है, तो Fe से अगर 6 साइनाइड को जोड़ देंगे, 6 साइनाइड को जोड़ देंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड को जोड़ रहे हैं। जब भी बात केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड्स की आएगी तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा।
आकर्षण होगा। लेकिन अगर यहीं पे हम कह दें कि इन लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की बात की जाए तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में हमेशा और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण लगेगा। दोनों पॉइंट्स में अंतर है। पहले पॉइंट में ये कहा गया था कि जो लिगेंड है और केंद्रीय धातु परमाणु है इन दोनों के बीच में आकर्षण लग रहा है, लेकिन अगले पॉइंट में कह रहा है कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, केवल लिगेंड की बात नहीं की जा रही है। अगर केवल लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु को देखेंगे तो आकर्षण दिखेगा, लेकिन जब भी लिगेंड के पूरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ केंद्रीय धातु परमाणु को देखेंगे तो आपको इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल महसूस होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स का मतलब हो गया। अब इसी में एक पॉइंट और कहा गया है कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच प्रतिकर्षण बल होता है और इस प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण बल के कारण जो भी धातु आयन है यानी जो भी केंद्रीय धातु परमाणु आयन है उसके जो डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि हो रही थी। अभी हमने देखा कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु आयन था उसके डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो रही थी। अब क्या होगा, ये जो डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो चुकी है, ये वृद्धि हुई जो डी कक्षक हैं ये डी कक्षक दो भागों में बढ़ जाते हैं। इसको हम यहाँ पे इरेज करके जो वृद्धि हो चुकी डी कक्षक है इसको दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, इसको हम दो भागों में बांट लेंगे, यानी कि ये दो समूह में बढ़ जाता है। पहला यहाँ पे समूह बन जाएगा और यहाँ पे एक दूसरा समूह बन जाएगा। ठीक है, तो पहले समूह का नाम पड़ जाएगा क्या, ईजी समूह। ठीक है, ईजी समूह यानी इजी ग्रुप। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ग्रुप का नाम हो जाएगा T2Z ग्रुप, T2Z समूह। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो डी कक्षक है उसमें पूरे कक्षक, सॉरी जो डी ऑर्बिटल है उसमें 5 कक्षक पाए जाएंगे, तो 3 कक्षक एक तरफ हो जाएंगे और बाकी के 2 कक्षक एक तरफ हो जाएंगे। तो नीचे आपका 3 कक्षक हो जाएगा, 3 कक्षाएं हो जाएंगी और ऊपर केवल 2 कक्षाएं बचेंगी, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ये पहले के शुरू के जो 3 कक्षक दिख रहे हैं एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये नीचे हो जाएगा T2Z समूह में। ठीक है, तो ये T2Z समूह का नाम क्या हो जाएगा, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे। पहला आपका हो जाएगा क्या, पहला हो जाएगा एक्स वाई, दूसरा हो जाएगा वाई जेड और तीसरा जेड एक्स। ठीक है, तो आधा जो डी ऑर्बिटल था ये आपका कहा जाएगा T2Z समूह। क्लियर हो गया। उसके बाद अब ये जो 2 ऑर्बिटल्स बच रहे हैं यानी कि जो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है इसका नाम क्या हो जाएगा, ईजी ग्रुप हो जाएगा। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा जो इजी ग्रुप है और T2Z ग्रुप है ये चेंज होता रहता है। जैसे अगर आप CN4 ले लेंगे तो इसके लिए कभी ये जी ग्रुप में काम करेगा, लेकिन अगर CN6 ले लेते हैं तो यही चीज T2Z समूह में आ जाता है। तो एग्जांपल के हिसाब से ग्रुप्स चेंज होते रहते हैं। पूरा पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं? सीधा पॉइंट का ये मतलब है कि पहले कहा गया था कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से जब जुड़ेगा, लिगेंड से नहीं, जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। अब उस प्रतिकर्षण के कारण जो भी केंद्रीय धातु परमाणु की डी कक्षाओं की ऊर्जा में वृद्धि हुई थी, अब उस वृद्धि के कारण ये जो डी कक्षाएं, वृद्धि हो चुकी वाली जो डी कक्षाएं हैं ये 2 भागों में, 2 समूहों में बढ़ जाती हैं, जिसमें पहले के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो एक समूह में जाएगा जिसका नाम हो जाएगा T2Z समूह, और जो बचे हुए 2 ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, एक अलग ग्रुप में जाएंगे जिसका नाम हो जाएगा EZ समूह। ठीक है, तो ये हो गया पूरा CFT सिद्धांत। CFT सिद्धांत की 5 अवधारणाएं थी जो कि हमने डिटेल में आपको समझा दिया है। CFT सिद्धांत दिया किसने ये भी बता दिया, इसको CFT सिद्धांत कहा क्यों जाता है ये भी बता दिया, और आखिर इस सिद्धांत में कहा क्या गया है ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दें शेयर, ताकि और वीडियो जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका केमिस्ट्री पार्ट 1 जो पूरा बुक था, ये पूरा बुक हमने खत्म कर दिया है। अब आपका अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा केमिस्ट्री पार्ट 2 से, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट की जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर आईपीएससी नाम से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी होंगी, नेम रिएक्शंस पढ़ना होगा। तो पहले आपको एक बेसिक लेक्चर दिया जाएगा जिसमें हम आपको आईयूपीएससी नेम लिखना बताएंगे, कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका होता है, और कुछ चीजों को आपको उसमें याद रखना होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कल आपको फिजिक्स का लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।